It is a kind of revision cum test, and we have already given twice. 2 tests we have already appeared in for this chapter, so there is nothing new. I'll start with the simple ones जो आपको हमने करा चुके हैं एक बार. What was the life expectancy in India during British rule? Aryan. 65 years, 38 years, 45 years, 32 years. Aryan. Yes, sir. Life expectancy during British rule कितनी थी? 65 years, 38 years, 45 years, 32 years. ब्रिटिश रूल में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी? और ये हम जब ह्यूमन रिसोर्स आ रहा था ना हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये टॉपिक उसमें भी रिपीट हुआ था. शुभम तू बता. यस 32 इयर्स. और अभी कितनी है? 68 पॉइंट कुछ इयर्स. अभी 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 मीन्स इन 2018 इट वाज 69 इयर्स, मतलब ऑलमोस्ट 68 पॉइंट कुछ इयर्स, 69 कुछ 69 इयर्स. 69.4. हाँ ये 2018 का डाटा है. पर ये कोई बट आई आस्क दिस क्वेश्चन ट्वाइस. ये 2 बार पूछने के बाद भी आप ऐसा. रतिंदर कैमरा ऑन कर. रतिंदर हाँ क्या बात है? ऑन है तो आप दिख रहा है ना ऑन. ओके कोई बात नहीं. When was railways introduced in India? ऐसे बता सकता है कोई? सर 1850. कौन बोला? हाथ खड़ा करो. चिराग. चिराग. गुड चिराग, ठीक है बेटा. फीमेल लिटरेसी लेवल ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. %, 16%, 7%, 5%. सर 16. 7%. ये क्वेश्चन भी मैं पूछ चुका हूँ, हम टेस्ट में कर चुके हैं ये क्वेश्चन. ये तीनों ही क्वेश्चन हमने टेस्ट में अपीयर हुए थे, पहले वाले में भी और सेकंड वाले में भी. इन 1947-48 what was the per capita income in India? 2700, 6900, 230, 125. 125 सर. कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? एनीबडी एल्स? चिराग सर. चिराग नहीं बेटा, 125 नहीं. सर 2700 रुपीज, 2700, 6900, 230, 125 पर कैपिटा इनकम जो दादा भाई नरोजी ने कैलकुलेट की थी. 2700 सर. अरे बाबा 2700 तो 1980 में भी नहीं होगी. हाँ 2 रुपीज 230, लेकिन ये 3rd 4th गेस हो गया ना आपका. ये 3rd 4th गेस हो गया आपका. तो पेपर में तो ये लग्जरी नहीं है आपके पास, आपको फर्स्ट टाइम में आंसर करना है. हाँ बेटा बोलो. सर मंचू बोल रहा है वो अनेबल हो रहा है क्लास ज्वाइन करने के लिए. कौन? हिमांशु. अनेबल क्यों हो रहा है? हमने तो सबको अलाउ किया. मैसेज कर. क्यों ग्रुप में नहीं है क्या? नहीं सर ग्रुप में तो है. फिर लिंक उसके पास नहीं है क्या?
सर कह रहा है अनेबल दिखा रहा है। वो कुछ गलत लिंक देख रहा होगा। लिंक का कोड बता देता हूं मैं, उसको बोल लिख ले, BFB। अरे लिख के बता दे उसको कोड, BFB डैश KOCG डैश YEQ, BFB डैश KOCG डैश YEQ। ऐसा कैसे हो सकता है? चल इशिता अभी तू सुना। At the time of independence, Indian economy reflected the symptoms of two systems. वो दो systems क्या थे? Socialism and capitalism, capitalism and mixed, feudalism and capitalism, या फिर all? इशिता। फ्यूडलिज्म एंड कैपिटलिज्म। गुड, क्योंकि फ्यूडलिज्म एग्रीकल्चर में था और कैपिटलिज्म इसलिए प्रैक्टिस हो रहा था क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में कॉन्सेंट्रेट करके रखी हुई थी सारी पावर। ठीक है बेटा। यस बेटा, आवाज साफ नहीं आ रही। नहीं बेटा, योर वॉइस इज इकोइंग, वो इको हो रही है। स्टिल नॉट गेटिंग इट बेटा, स्टिल नॉट गेटिंग इट। कोई टाइप कर लो। सर शी इज सेइंग, हाँ बोलो, क्या बोल रही है? व्हाट इज ही सेइंग? सर शी इज सेइंग लिटरेसी रेट का जो आप क्वेश्चन पूछा था। लिटरेसी, वो तो फीमेल लिटरेसी पूछा था ना, फीमेल। ओके सर। इट वाज फीमेल लिटरेसी 7%। ओके सर। ओके, अभी मैं पूछता हूं प्रीति। प्रीति, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट प्रायर टू इंडिपेंडेंस क्या था? सर 218 हाँ। 1000। पर 1000। आप बुक से तो नहीं देख रहे ना, क्योंकि तेरी नजर नीचे थी। यू वर लुकिंग लाइक दिस। नो सर, मेरे को पता, सर मैंने पढ़ा है। हाँ शाबाश, गुड, दैट केस वेरी गुड। लाइफ एक्सपीरियंस हो गया। ओके अमन, व्हाट डू यू मीन बाय ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? अमन, यस सर। व्हाट इज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? सर नहीं पता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। साहिल तू बता, व्हाट इज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? साहिल, वो पहले अनम्यूट तो कर। साहिल मलिक, जी सर। बेटा ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड का क्या अर्थ है, क्या मतलब है? सर पता नहीं। देख लो बेटा। निशा देवी, आप बताओगे? Yes, 1921 is known as year of great divide. Why it is called year of great divide? Can anybody tell me? सर बिकॉज हाथ खड़ा, हाथ एक बंदा। नकुल बोल रहा है, नकुल को बोलने दो। हाँ नकुल बोल। सर ऐसे मैंने बोला नहीं, बट सर ये ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इसलिए क्योंकि सर इसमें ट्रांजिशन हुई थी, सेकंड स्टेज में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हुई थी। वो क्या तो थी? हम इनिशियल स्टेज से
सर इसमें हुआ था हाई बर्थ रेट और लो डेथ रेट। नहीं सर ये लास्ट पीरियड था सर, ये लास्ट पीरियड था इंडियन पॉपुलेशन। ठीक बोल रहा है पुत्र तू ठीक बोल रहा है तू। इसमें 1921 से पहले हमारी पॉपुलेशन अनकंसिस्टेंट थी। हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट। हाँ, डेथ रेट को इसके बाद हमने कंट्रोल कर लिया था, लोअर कर लिया था डेथ रेट को। अभी एक बात और सुनो, क्योंकि ही कैन आस्क, यू नो, एक टाइम ऐसा भी आया था इंडियन हिस्ट्री में व्हेन वी ऑब्जर्व्ड नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। डू यू नो, एक टाइम ऐसा भी आया था व्हेन देयर वाज अ नेगेटिव ग्रोथ इन पॉपुलेशन। ये हुआ था 1901 में, एंड डिक्लाइन वाज 0.04%। और ये कितना हुआ था? 23.87 लाख से 23.83, मतलब 4 लाख पॉपुलेशन घटी थी। बढ़ने की बजाय पॉपुलेशन 4 लाख घटी थी। और मेरे ख्याल से ये फेमाइन की वजह से हुआ था ये। तो ये भी याद रखना, एमसीक्यू कहीं से भी आ सकता है। और आफ्टर जस्ट अ मिनट एंड आफ्टर 1921 India's population never declined. Instead it rose in a consistent way, जो एक एवरेज रही हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की भी और हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की, दैट रेंज्ड फ्रॉम 2 to 2.2 and that was called हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। वो टर्मिनोलॉजी आज भी लोग यूज करते हैं न्यूज चैनल्स में, मैंने बहुत बार सुना है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो वो यही था कि कंसिस्टेंट एंड स्लो इंक्रीज इन पॉपुलेशन एज वेल एज इकोनॉमिक ग्रोथ। सर हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्यों सर? नाम हिंदुस्तान इसको एक टर्मिनोलॉजी दी गई है। हाँ बेटा बोलो। क्या बेटा? मेरे को ना आवाज ही नहीं साफ आ रही, पता नहीं मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है। जिसको सुनाई दे रहा है वो बता दो, जिसको सुनाई दे रहा है वो बता दो क्या पूछ रही है। Okay. Year of negative growth of population, it was 1901, and if you need a data, the decline was 0.04%. The year of population decline was 1901, and the amount of decline was 0.04%. और इन फिगर्स अगर आप ऐसे कहें तो 4 लाख कम हुई थी। उस टाइम पे हमारी पॉपुलेशन 23 करोड़ थी, तो 23 करोड़ एंड 87 लाख से घटकर वो 83 हो गई, 23.83 लाख, तो मतलब 4 लाख की पॉपुलेशन घटी थी। ओके, नाउ बड़ा सिंपल है ये वाला पहला इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर। हरदीप, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि इंडिपेंडेंस से पहले पूर्व संध्या पर एग्रीकल्चर का परिस्थिति क्या थी, स्टेटस क्या था? अरे इतना कुछ तो जेनेरिक है। नहीं, हरदीप को बोलने दो। हरदीप, क्वेश्चन रिपीट करना सर। स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर बिफोर इंडिपेंडेंस, स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर बिफोर इंडिपेंडेंस। सर फॉलन हुई थी सर 43 to 16%। नहीं बेटा, उसकी कंडीशन क्या थी एग्रीकल्चर सेक्टर की?
मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेन ऑक्यूपेशन थी, इस तरह की चीज़ें आएंगी ना, कि किस तरह की क्रॉप्स वो करते थे, ये सब आएंगी ना चीज़ें। तो इस तरीके से बताओ ना, स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर बिफोर इंडिपेंडेंस। ओए बलराम, अपना शर्ट का बटन बंद कर बेटा। अरे क्या बात कर रहा है यार हरदीप, इतना जेनरिक सा टॉपिक है काके। एग्रीकल्चर का स्टेटस, पुरानी टेक्निक्स थी, ओल्ड टेक्निक्स यूज हो रही थी, फूड क्रॉप्स मेनली उगाई जाती थी, फ्यूडलिज्म था एग्रीकल्चर में, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स, की ऑर्गेनाइज्ड बाजारों की कमी थी, मैल प्रैक्टिसेस होती थी, एक्सप्लॉयटेशन। कितना कुछ लिख सकते हैं यार इसमें आप, कमाल कर रहे हो। ये चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 2 बार इसका टेस्ट हो चुका, और उसके बाद ही मैंने बड़ा जेनेरिक सा क्वेश्चन पूछा एग्रीकल्चर का। दिस इज नॉट डन। ये मजा नहीं हुआ यार। मैंने आपको कल कहा क्या भी था कि आप इसको एक नजर मार के आना। मैंने तो आपको हर एक चीज समझाई थी लॉजिक के साथ, कि तब ऐसा क्यों था, बाद में ऐसा क्यों हुआ, समझाया था बेटा। चलो और कोई बताओ स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर। संचिता, संचिता बोल, स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर। सर बैकवर्ड था, बैकवर्ड था, Productivity लो थी, ठीक। इन्वेस्टमेंट भी कम थी। इन्वेस्टमेंट तो चलो ना लिखे, इन्वेस्टमेंट की बात तो ज़्यादा अच्छी है। एग्रीकल्चर में किसने इन्वेस्ट करना था? हाँ, इसको ऐसा लिख दे, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। नहीं, वन एट अ टाइम। प्रियंका रुको बोल संचिता। लैंड सेटलमेंट सिस्टम, हाँ, डिफेक्टिव लैंड सिस्टम, जिसमें कि लैंड टेन्योर में जमींदारी जागीरदारी, तो इसको हम फ्यूडलिज्म भी तो लिख सकते हैं कि देयर वाज फ्यूडलिज्म इन एग्रीकल्चर। और फूड क्रॉप्स वर मेनली ग्रोन। कैश क्रॉप्स नहीं उगाई जाती थी, फूड क्रॉप्स ही मेन उगाई जाती थी। ट्रेडिशनल टूल्स थे, पारंपरिक तकनीक से उगाए जाते थे। ये भी तो एक हो सकता है। तो इसमें तो हम काफी कुछ लिख सकते हैं बेटा। लो प्रोडक्टिविटी थी, फिर भी तुम हाँ, नहीं ठीक है। अगर आपको 10 में से अगर 6-7 भी याद रह रहे हैं इस टाइम पे, तो उतना चल जाएगा काम। लेकिन मैं पढ़ देता हूँ कि फीचर्स क्या थे। लो प्रोडक्टिविटी, अंडर एम्प्लॉयमेंट, जो कि डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट कहते हैं हम। लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन, वो तो वही बात होगी। एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, संगठित बाजार नहीं थे। फ्यूडलिज्म इन एग्रीकल्चर, फ्यूडलिज्म होता है कि जमींदारी जागीरदारी रॉयतवारी सिस्टम, ये प्रेवलेंट थे। फिर सब डिविजन ऑफ लैंड होल्डिंग, एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग छोटी थी और वो सब डिवाइड होती रहती थी, वो तो अब भी होती है। आधी बात सुनाई दी, उत्तर प्रणव आदि नहीं सुनाई दी। जो फार्मर्स थे उनसे कुछ आई एम सॉरी, मेरे को बात नहीं समझ में आई। आप लिख दोगे तो मेरे को समझ में आ जाएगी। बृंदा ने लिखा, मैं समझ गया। शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तभी आवाज इको होती है। चलो कोई बात नहीं, आगे चलो, लेट्स मूव अहेड। स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रीज, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रीज? कृतिका बेटा, स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रीज बिफोर इंडिपेंडेंस। तेरा कैमरा ही बंद हो गया कृतिका, बोल बच्चे। स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के फीचर्स बता बिफोर इंडिपेंडेंस। tariff free import, export of Indian raw material to Good. Britain, हाँ. and import of British finished products to India.
हाँ हाँ second, हाँ हाँ there was stiff competition in the Indian market. देयर वॉज अ between the स्टिफ British कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन अमंग्स्ट products. whom? Yes, sir. Amongst Indian products and British products. अच्छा, अमंग्स्ट द इंडियन प्रोडक्ट और ब्रिटिश प्रोडक्ट्स. और British और सर वेस्टर्न लाइफस्टाइल न्यू इंट्रोड्यूस हो गया था, जिसकी वजह से इंडियन लोग भी काफी ज्यादा वेस्टर्न प्रोडक्ट्स को ही प्रेफर करते थे. चलो ठीक है, फेयर चांस है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. कोई और इसमें कुछ बताना चाहेगा? स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रीज बिफोर इंडिपेंडेंस, क्योंकि इस टॉपिक के तो मैंने नोट्स भी दिए थे. So decay in handicrafts, हाँ, competition between new demand. वन बाय वन. competition between machine-made products and handicrafts, हाँ ठीक है. and discriminatory tariff policies. डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी चल जाएगा इसमें. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट किसी ने नहीं कहा कि यस, लैक ऑफ, अरमानी बिल्कुल सही बोल रही है, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज. कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज की कमी थी. और एक पॉइंट और नहीं किसी ने बोला कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वाज बैडली हिट बाय ब्रिटिशर्स फॉर देयर ओन गुड. उन्होंने हमारी इंडस्ट्रीज को डिमोलिश किया. ये भी तो इंडस्ट्रीज का ही फीचर हुआ ना. ये भी तो हम लिख सकते हैं हम, क्योंकि हम इंडिपेंडेंस से पहले वाली बात कर रहे हैं ना. ये भी आ सकता था. लेकिन आई एम लुकिंग फॉर 3 फीचर्स. मैंने लिखवाए थे आपको कि उस टाइम पे इंडस्ट्रीज के 3 इंडस्ट्रीज के, ये तो स्टेटस बता दिया आपने, ठीक बता दिया आपने सबने. सर वो इंडस्ट्रीज एज सच, उनके फीचर्स क्या थे? डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट. नहीं बेटा, इंडस्ट्रीज का पहला था स्मॉल प्रोडक्शन यूनिट्स, दूसरा सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर, और तीसरा मैं खुद ही भूल गया वहां. 2 तो ये थे कि इंडस्ट्रीज में, एक तो ये था कि दे वर स्मॉल इन साइजेस, प्रोडक्शन, सिंपल टेक्नोलॉजी आ गया याद. एक तो ये था इंडस्ट्रीज के फीचर्स कि उस दौर में जो इंडस्ट्रीज थी, देखो आप कुछ चीजें मिस कर गए. पहले इंडिया इंडिपेंडेंस से पहले इंडस्ट्रीज को रूरल और अर्बन में क्लासिफाई किया था. वेयर इन रूरल केसेस इंडस्ट्रीज लाइक हैंडीक्राफ्ट, ब्लैकस्मिथरी, गोल्डस्मिथ, पॉटरी, राइस ग्रेनिंग, राइस शेलिंग, शुगर केन प्रेसिंग, इस तरह की इंडस्ट्रीज होती थी रूरल एरियाज में. whereas in urban areas there were some textile industries, फिर बैंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्रीज, इस तरह की थी. पहले तो आपको इंडस्ट्रीज का ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए था. फिर जो आपने अभी डिस्कस किया कि मोटा कि स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रीज क्या था, कि इस तरह की चीज़ें बनती थी, कंपटीशन था मैन मेड और मशीन मेड में. ज़्यादातर हम जो है रॉ मटेरियल बेचते थे, फिनिश गुड प्रोड्यूस करते थे. लेकिन इंडस्ट्रीज के फीचर्स क्या थे? वो ये थे कि दे वर स्मॉल प्रोडक्शन यूनिट्स, देयर वाज अ सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर एंड सिंपल टेक्निक वाज यूज्ड. तो ये इनके 3 अलग से फीचर आ गए बेटा. ये मैंने आपको लिखवाए भी थे. सर एक पॉइंट सर यहाँ पे लिखा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ रेलवेज. हाँ, तो नेगेटिव इफेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि वो रेलवे को यूज इंडिया के पर्पस के लिए थोड़ी ना किया, उल्टा ब्रिटिश पर्पस के लिए किया, जिससे कि हमारा रॉ मटेरियल जाता रहा बाहर, वो भी अंडर रेट में. तो नेगेटिव इम्पैक्ट ही तो हुआ. हमारे प्रीशियस कोल, मिनरल, अपने बाकी आयरन और, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो यूरोप में आया, तो हमको तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही हुआ. हमको उसका पॉजिटिव बेनिफिट कहाँ मिला?
उसका पॉजिटिव, या तो इंडियंस को भी अलाउ किया होता कि आप भी ट्रेड करो, आप अपना सामान जो है रेलवे पे कैरी करो और पोर्ट पे जाके एक्सपोर्ट, वो वैसा तो था नहीं, वो पूरा मोनोपोलाइज था ब्रिटिश एजेंट्स के हाथ में, तो वो तो हमारे लिए तो नेगेटिव इम्पैक्ट ही रहा ना बेटा इसका। यस सर। अच्छा, अब आ जाओ फॉर्म्स ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन कि जब ये ब्रिटिशर्स एज ए कॉलोनी हमको कॉलोनाइज किया हुआ था तो उन्होंने एक्सप्लॉइट किया हमको बहुत तरीकों से। सो व्हाट वर द फॉर्म्स ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, किस किस तरीके से हमको एक्सप्लॉइट किया गया, वो फॉर्म्स बताएगा बारी बारी। पहले अरमानी आप बताओ। Sir, discriminatory tariff policies. ये रिपीट हो गया था। आई विल टेक दिस बट यू आर सपोज टू गिव मी अनदर 1 point. Okay, sir. Sir, systematic destruction of handicrafts. Perfect. This And- systematic elimination of Indian industries and Indian enterprises. जो इंडिया के छोटे छोटे एंटरप्राइजेस थे उनको सिस्टमैटिकली एलिमिनेट किया गया, और वो एलिमिनेट इसलिए किया गया ताकि ब्रिटिश प्रोडक्ट यहाँ पे बिके। और जो पहले अरमानी ने कहा डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, टैरिफ होते हैं टैक्सेस, चार्जेस, वो ऐसे बनाते थे कि यहाँ से चीज़ ले जाते थे सस्ती विदाउट पेइंग एनी टैक्सेस और एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, और वहाँ से लाते थे तो उससे भी टैक्स लेते थे और लोगों को भी महंगा बेचते थे तो डबल कमाते थे। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी इस तरह से भी था। तो हम इसको 2 पॉइंट मान लेते हैं, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज, और नंबर 2 क्या बोला अभी, व्हाट डिड इट से? Sir, systematic. हाँ, yes, destruction yes, of yes, Indian yes, yes, सिस्टमैटिक एलिमिनेशन ऑफ इंडियन एंटरप्राइजेस, ये हो गए 2। ठीक है, साहिल तू बता। सर एक बता कोई कि अंग्रेजों ने हमको कैसे लूटा था। सर पहले हम सर वो सेल्फ कंजप्शन वाली क्रॉप्स उगाते थे, उन्होंने सर कैश क्रॉप उगाने के लिए बोला, जो कि सर अगर हम एक बार कैश क्रॉप उगाते हैं तो उसके जगह हम कोई दूसरी क्रॉप्स नहीं उगा सकते थे उस लैंड पे। जैसे कि सर इंडिगो था, सर इंडिगो बोला उन्होंने उगाने के लिए, क्योंकि ब्रिटिश जो इंडिया से कम पैसों में खरीदते तो बाहर उनको ज्यादा पैसों में बेचते थे। तो नहीं अगर नहीं, हम एक बार इंडिगो अपने land पे इंडिगो को भी नहीं उगा पुत्र, लेते थे। वो तेरा जस्टिफिकेशन ठीक है, ये पॉइंट इसमें एक्सप्लॉयटेशन में फिट नहीं आता, लेकिन आप ऐसा लिख सकते हो इंडिगो दे रिक्वायर्ड इंडिगो, इंडिगो इज यूज्ड टू डाइंग क्लोथ, कपड़ों को डाई करने के काम आता है। तो मैनचेस्टर में वो कॉटन की मिलें बनी थी तो दे रिक्वायर्ड इंडिगो फॉर द डाइंग पर्पस, होता है ना कलर करना कपड़े को, तो ये उसलिए था। लेकिन हम पूरी इकोनॉमी की एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। आप इसको एग्रीकल्चर में डाल सकते हो, लेकिन देयर वर मेनी टेक्निकल पॉइंट ऑल्सो, 10-11 हैं। उस हिसाब से फिर सर जमींदारी वाला भी पॉइंट नहीं आएगा, नहीं 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 नहीं, जमींदारी सिस्टम वाला वो आप इकट्ठा डाल दिया ना स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर में ही आपने। फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन जहां से ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉयट करके वहां ले गए, मतलब ब्रिटिशर्स ले गए, एक्सप्लॉयट हो गए। जमींदार जो होता था वो तो फिर भी इंडियन ही होता था ना, होता ब्रिटिश एजेंट था, लेकिन जमींदार तो यहीं के थे। तो 2 पॉइंट तो टेकन, ठीक है, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी और सिस्टमैटिक एलिमिनेशन ऑफ इंडियन एंटरप्राइजेस। इसके अलावा बहुत हैं, कौन बताएगा वो हाथ खड़ा करो। हरदीप प्रधान क्या ये कैमरा क्यों नहीं ऑन किया? प्रियंका मिश्रा, अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो इसको ऑन रखना है, इसको आप ऑफ क्यों कर रहे हैं बार बार? From किताब देखने के लिए कि क्या है? आपको क्या पता मैं क्या पूछ लूंगा? आपको थोड़ी ना पता आपको मैं क्या पूछूंगा। प्रियंका मिश्रा, फॉर्म्स ऑफ बता कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। अनम्यूट कर बेटा, पहले अनम्यूट कर, तेरा अनम्यूट नहीं है, अब बोल। Sir, can you repeat? फॉर्म्स ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किस किस फॉर्म में किया? Sir, हाँ बोलो बोलो।
There are so many of them. Industrial backwardness, agriculture backwardness. बेटा फॉर्म ऑफ ये एक्सप्लॉयटेशन के फॉर्म तो नहीं बने ना। मेरा बड़ा सीधा हिंदी में भी करके पूछ रहा हूं कि अंग्रेजों ने लूटा किस किस तरीके से, वो लूटा कैसे कैसे वो बताना है। दिस इज द नॉट डन। ये तो चैप्टर, पहला चैप्टर और ये थर्ड टाइम वी आर डूइंग इट। दिस इज थर्ड टाइम वी आर डूइंग इट। एंड उसके बाद अगर आपका इस तरह का रिस्पॉन्स है तो दिस इज वेरी डिस्करेजिंग बेटा। मैं बता देता हूं आपको, मैं बता देता हूं, बिकॉज टाइम हो रहा है। सर हाँ बोलो बोलो अरमानी। सर एक पॉइंट है सर, they turned India into a mere supplier of raw materials. वो चलेगा चलेगा। now listen to me. What were the forms of colonial exploitation? Number one, hostility towards Indian enterprises. They were hostile to Indian enterprises. Hostile होता है दुश्मनी, वो दुश्मनी की नजर से देखते थे। दूसरा, मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम, दे वर्कड एज एन एजेंट, वो एजेंट की तरह काम करते थे, तो एजेंसी सिस्टम रन किया हुआ था इन्होंने। मैनिपुलेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, वो आ गया टैरिफ पॉलिसी में, वो आ गया हमारा, तो मैनिपुलेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। स्टोर्स परचेज पॉलिसी, जो स्टोर्स आर्मी वगैरह को रन करने के लिए चाहिए होते थे ब्रिटिश आर्मी को, ये हमसे खरीदने की बजाय ब्रिटेन से खरीदते थे, तो स्टोर्स परचेज पॉलिसी। ठीक है, फिर इकोनॉमिक ड्रेन, और इकोनॉमिक ड्रेन जो टर्म थी वो दादा भाई नरोजी ने दी थी। फिर ट्रेड माल प्रैक्टिसेस, ट्रेड माल प्रैक्टिसेस में साहिल का पॉइंट आ सकता है कि दे वर फोर्स्ड टू ग्रो कैश क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स, कि माल प्रैक्टिसेस समझते हो, मैंने सब समझाया था आपको, आई टॉट ईच एंड एवरीथिंग। माल प्रैक्टिसिंग मीन्स जब व्यापार को गलत तरीके से किया जाए, तो उसमें वो आ सकता है ना कि टॉर्चर करना, फोर्स करना फार्मर्स को, तो वो आ गया। फिर एम्प्लॉयमेंट ऑफ ब्रिटिश नेशनल्स ऑन हायर पोस्ट, किसी ब्रिटिश नेशनल जो ब्रिटिशर्स थे वही हायर पोस्ट पे रहते थे और उनकी सैलरी डिविडेंड सारी इंडिया से जाती थी। फिर प्रॉफिटेबल इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस, कि वही ब्रिटिश कंपनियां यहाँ पे लाई गई जिनसे उनको फायदा था। आज भी है ना कोलगेट, यूनिलीवर आज भी है, डंकन टी आज भी है, रेड लेबल आज भी है, मोहन मेकिन्स आज भी है, तो वो ब्रिटिश कंपनियां जो लाए थे ताकि उनको फायदा हो। या फिर एक्सप्लॉयटेशन फॉर वॉर, कितने बन के 10-11 गिन लो, वापस बोलता हूं। स्टोर्स परचेज पॉलिसी, या चलो हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स एंटरप्राइजेस, इंडियन एंटरप्राइजेस, मैनिपुलेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, फिर मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम, स्टोर्स परचेज पॉलिसी, इकोनॉमिक ड्रेन, ट्रेड माल प्रैक्टिसेस, प्रॉफिटेबल इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस। फिर डी से डिस्टॉर्टेड ग्रोथ पैटर्न, कि ग्रोथ पैटर्न बैलेंस नहीं था, डिस्टॉर्टेड था। फिर एम्प्लॉयमेंट ऑफ ब्रिटिश नेशनल्स ऑन हायर पोस्ट्स। फिर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन रिसोर्सेज फॉर वॉर, दोनों वर्ल्ड वॉर लड़ी ब्रिटेन ने इंडिया के रिसोर्सेज पर। और लास्ट है प्रेफरेंशियल टैरिफ्स फेवरेबल टू ब्रिटिशर्स, कि टैरिफ्स को इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता था कि वो ब्रिटिशर्स को फेवर करें। बट वेरी डिस्करेजिंग, टुडे आई गॉट वेरी डिस्करेज्ड, आई वाज एक्सपेक्टिंग लॉट मोर। मैं इतनी सारी बुक्स लेके बैठा हुआ था कि मैं सब कुछ टच करूंगा, और आप लोगों ने यू जस्ट मेड, क्या बोलूं, क्या वर्ड यूज करूं,